हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। आज का टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो साक्ष्य हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, अभी तक ले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं, ये है स्थल और ये है साक्ष्य। स्थल और साक्ष्य, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया जो पहला स्थान है वो हड़प्पा है। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। और ये जो किस नदी पे है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। और ये हड़प्पा कहाँ पड़ता है, वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से यानी हड़प्पा स्थल से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, चलिए समझते हैं। ये जो देख रहे हैं विशाल अन्नागार, यानी अन्न रखने का जो भंडार है, यानी अन्न का भंडार, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं R37, ये समाधि या कब्रिस्तान है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। तो विशाल अन्नागार और R37 समाधि या कब्रिस्तान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हड़प्पा से हुआ है। और जो ईंटों का चबूतरा बनाया जाता था उस समय कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से, यानी ईंट का चबूतरा बनाया जाता था हड़प्पा से। और स्त्री के गर्भ से पौधे को दर्शाया गया है कि स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है किस स्थल से, तो हड़प्पा स्थल से दर्शाया गया है, यानी मातृ देवी। इसके बाद है यानी उर्वरता की देवी। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसके खोजकर्ता कौन थे, रखालदास बनर्जी थे। और 1922 ईस्वी में खोजा गया था। और ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी पर स्थित है, तो सिंधु नदी पे है। ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो को एक वर्ड दिया गया है यहाँ पे, मृतकों का टीला। यानी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला। इसका अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को। इसके बाद है कि नर्तकी का मूर्ति, यानी नृत्य करते हुए एक स्त्री का मूर्ति प्राप्त किया गया है। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किया गया है। और ये जो नर्तकी का मूर्ति है ये किसका बना है, तो कांस्य का बना है। ध्यान रखिएगा कि जो स्त्री को नाच करते हुए दर्शाया गया है किसका बना था, तो वो कांस्य का बना था। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं बृहद स्नानागार, ये जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत। ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत या बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो वो है बृहद स्नानागार, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो से ही 3 मुख वाले देवता की आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो पूछा जाता है कि 3 मुख वाले देवता की आकृतियाँ किस स्थल से प्राप्त होती हैं, तो वो होती है मोहनजोदड़ो से होती हैं। और 3 मुख वाले देवता कौन है, तो उनका नाम है पशुपतिनाथ। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मुख वाले देवता कौन से हैं, पशुपतिनाथ। और इनकी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। इसके बाद देख रहे हैं कि पशुपतिनाथ की जो मूर्तियाँ हैं 3 मुख वाले, इनके चारों ओर कुछ पशुओं को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। तो पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ के चारों ओर कौन कौन से पशु को दर्शाया गया था, तो ये है हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता। ये 3 मुख वाले देवता थे। इसके बाद देख रहे हैं कि सड़क, इसकी जो प्रमुख विशेषता थी सड़क थी। और ये जो सड़क होती थी मोहनजोदड़ो में, ये समकोण पर विभाजित करती थी, यानी ऐसे शहरों में जो होती थी ऐसे करती थी, यानी समकोण विभाजित करती थी सड़कें। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलते हैं चन्हुदड़ो। तो हम लोग चन्हुदड़ो के बारे में पढ़ चुके थे कि चन्हुदड़ो कहाँ पड़ता है, ये भी पढ़ चुके थे कि पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसके साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं। ये चन्हुदड़ो भी पता हुआ कि किस नदी पे है, तो सिंधु नदी पे है। इसके बाद है कि चन्हुदड़ो यानी मनके बनाने की कारखाना कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो है चन्हुदड़ो से। यानी मनका बनाया जाता था कहाँ से, तो वो चन्हुदड़ो से बनाया जाता था। और ये जो देख रहे हैं चन्हुदड़ो एक प्रकार से औद्योगिक केंद्र था, औद्योगिक क्षेत्र था, जो मनके बनाने के कारखाना प्राप्त होता है चन्हुदड़ो से। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माप तोल के जो बटखरा होते हैं, यानी भार मापने के लिए जो बटखरा का उपयोग किया जाता है, वो उस समय कहाँ बनाया जाता था, तो चन्हुदड़ो में बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा कि बटखरा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो मिलता है चन्हुदड़ो से।
इसके बाद ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखे हैं सौंदर्य प्रसाधन, यानी जितने भी स्त्रियों के सौंदर्य यानी श्रृंगार करने की जो साधन होती है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चनहुदड़ से प्राप्त हुई है। जैसे समझ सकते हैं लिपस्टिक, ये लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुई है, तो चनहुदड़ से प्राप्त हुई है। इसके बाद देख रहे हैं कि कुत्ता का बिल्ली का पीछा करते हुए दर्शाया गया है चित्र में, कहाँ से, तो चनहुदड़ों से। तो ध्यान रखिएगा कि कुत्ते का बिल्ली को पीछे करते हुए कहाँ से दर्शाया गया है, तो चनहुदड़ों से ये चित्र मिलता है, चनहुदड़ों से। इसके बाद देख रहे हैं ये कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो भारत में पड़ता है। भारत के कहाँ, राजस्थान में पड़ता है। और कालीबंगा जो है किस नदी पे है, तो ये है घग्गर नदी पे है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, तो वो अमलानंद घोष थे। तो ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो खेत जोता जाता था कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। इसके बाद देख रहे हैं अग्निकुंड, यानी अग्निकुंड की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो कालीबंगा से होती हैं। और यहाँ से कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होते हैं काली चूड़िया। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़िया होता है। यहाँ से तीन चार जो है यहाँ पर साक्ष्य हैं जो प्रमुख हैं, पढ़ लेते हैं। तो जोते हुए खेत के साक्ष्य, यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य और काली चूड़िया का साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर भूकंप का साक्ष्य भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से भूकंप की साक्ष्य की जानकारी मिलती है, तो वो है कालीबंगा। इसके बाद है कि नक्शादारी ईंट, यानी जो ईंटों पर नक्शा किया जाता है, खींचा जाता है, वो कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से ही मिलता है। और जो कालीबंगा में जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था ये कैसा था, तो ये कंची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा में कैसे प्रयोग किया जाता था ईंटों का, तो कंची ईंट का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर युगल समाधियाँ यानी कब्रिस्तान मिलता है कहाँ पे, यानी समूह में, दो समूह में कहाँ पे मिलता है युगल समाधियाँ, तो कालीबंगा से मिलती हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि लोथल, ये लोथल जो भी कहाँ पड़ता है, ये अपना देश भारत में पड़ता है। और लोथल किस नदी पे है, तो हम लोग पढ़ चुके थे कि लोथल जो है भोगवा नदी पे है। और कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में। यहाँ से ध्यान रखना है कि लोथल से चावल के साक्ष्य लोथल से। और शिप उद्योग, जो जहाज़ का उद्योग होता है कहाँ से, तो लोथल से। ध्यान रखना है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो का है, तो ये बंदरगाह भी है जो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो ध्यान रखिएगा कि चावल का साक्ष्य शिप उद्योग यानी जहाज बनाने की कारखाना उद्योग कहाँ पे, तो लोथल से। और मनके बनाने के भाई उद्योग कहाँ से मिलता है, तो लोथल से। तो ध्यान रखिएगा मनके बनाने की जो कारखाना है कहाँ से, तो ये होता है चनहुदड़ से। और मनके बनाने का जो साक्ष्य है कहाँ से, तो लोथल, यानी लोथल और चनहुदड़ दोनों से मनके बनाने के साक्ष्य मिलता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं रंगपुर, ये रंगपुर भी कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है। और ये किस नदी पे है, तो मादर नदी पे है। ध्यान रखिएगा कि चावल की भूसी, जो चावल की भूसी होती है वो कहाँ से प्राप्त हुई है साक्ष्य, तो वो होती है रंगपुर से। लेकिन चावल का पहला साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, ये चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो लोथल से मिलता है। लेकिन चावल की जो भूसी है वो मिलती है रंगपुर से। इसके बाद देख रहे हैं बजरा ज्वार, यानी चावल की भूसी बजरा ज्वार की खेती कहाँ से की जाती है, तो रंगपुर से इसका साक्ष्य मिलता है। इसके बाद देख रहे हैं रूपड़, हम लोग पढ़ चुके थे कि रूपड़ जो कहाँ पड़ता है, तो ये पंजाब में पड़ता है। और पंजाब के किस नदी पे पड़ता है, पंजाब में कौन सी नदी पे पड़ता है, तो ये रोपड़ जो है ये सतलज नदी पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि रोपड़ का जो आधुनिक नाम है वो है रूपनगर। क्या है, तो रूपनगर है, जो वर्तमान में इसका नाम क्या दिया है, रूपनगर कहा जाता है। और यहाँ पर मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाया जाता था, यानी मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो रोपड़ से मिलता है जो पंजाब में स्थित है। इसके बाद चलते हैं, हम लोग पढ़े थे ये जो देख रहे हैं आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी के क्षेत्र में पड़ता है। और किस नदी पे पड़ता है, तो हिडन नदी पे पड़ता है। हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूर्वी स्थल है कौन सा है, तो वो है आलमगीरपुर। ध्यान रखिएगा कि मोर और गिलहरी, ये भी आई है, मोर और गिलहरी का दर्शाया हुआ चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो आलमगीरपुर से प्राप्त होता है जो यूपी में स्थित है। इसके बाद है हम लोग पढ़े थे कि सूतकांगे डोर, ये दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान के। तो हम लोग पढ़े थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे सर्वाधिक पश्चिमी स्थल है वो है सूतकांगे डोर, जो बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है पाकिस्तान के। यहाँ से मिट्टी के चूड़ियाँ और सफ़ेद
सफ़ेद काली चिड़िया कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूतकांगे डोर से। तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की जो चिड़िया यानी माटी की जो चिड़िया बनाई जाती थी ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो सूतकांगे डोर से होती हैं। इसके बाद देख रहे हैं ये बनवाली, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि बनवाली जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और ये बनवाली किस नदी पे है? तो रंगोई नदी पे है। यहाँ से बनवाली से क्या साक्ष्य मिलता है? तो मिट्टी का हल यानी मिट्टी की हल बनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बनवाली से मिलती है। और खिलौना यानी मिट्टी का हल और खिलौना का बनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? तो बनवाली से होती है, जो हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद देख रहे हैं ये भगवानपुरा, ये भगवानपुरा भी कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा क्षेत्र में ही पड़ता है। और ये भगवानपुरा जो है किस नदी पे स्थित है? तो सरस्वती नदी पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि भगवानपुरा यानी भगवानपुरा ये कहाँ पड़ता है? हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, सरस्वती नदी पे स्थित है। और यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ बनाए जाने की साक्ष्य प्राप्त होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि तांबे की चूड़ियाँ बनाए जाने की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, किस स्थल से प्राप्त होता है? तो वो है भगवानपुरा, जो हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। और किस नदी पर स्थित है? तो ये है सरस्वती नदी पे। इसके बाद है धौलावीरा, ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उन्नत जल प्रबंधन यानी विशाल जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मिलता है उन्नत जल प्रबंधन का जो साक्ष्य मिलता है धौलावीरा। और ये कहाँ है धौलावीरा? तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा एक ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो था किला था, उसके बाद मध्य नगर, और तीसरी जो था निचली नगर। तो ध्यान रखिएगा कि धौलावीरा को पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा ऐसा स्थल था जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था? वो है धौलावीरा। पहला जो बांटा गया था किला के रूप में, दूसरा मध्य नगर, और जो तीसरी होती थी वो निचली नगर होती थी। तो ध्यान रखिएगा कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो धौलावीर से होता है। ये उन्नत जल प्रबंधन है क्या? एक बड़ा सा या विशाल का है जलाशय है। इसके बाद है दाइमाबाद, हम लोग पढ़ चुके थे कि दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि गोदावरी नदी पर स्थित है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं कहीं यहाँ पर परवारा नदी भी देता है। तो ध्यान रखना है कि दाइमाबाद गोदावरी नदी या परवारा नदी दे तो हम लोग को टिक लगाना है। यहाँ से देखना है कि यहाँ से साक्ष्य क्या प्राप्त होती है? तस्तरी और प्याली। जो तस्तरी देख रहे हैं और प्याली के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो दाइमाबाद से। चलिए, तो हम लोग देख चुके कि सभी साक्ष्यों के बारे में देख चुके। इसके बाद चलते हैं हम लोग, देखना है, ध्यान रखना है कि कालीबंगा, लोथल और सूर्यकोटदा। तो हम लोग पढ़े थे पीछे कि सूर्यकोटदा और लोथल जो है क्या थे? बंदरगाह थे। और यहाँ से घोड़े के अस्थि प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह है लोथल और सूर्यकोटदा या कालीबंगा। ये इन तीनों स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? तो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि इसकी सभ्यता, संस्कृति और ये इसका समाज और इसका व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका व्यापार करने का माध्यम क्या था। चलिए देखते हैं। ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी के जो लोग होते थे, ये सिंधु घाटी के जो लोग थे उसका मुख्य खाद्यान्न फसल था कौन था? यानी खाने वाला फसल कौन था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या कौन कौन से फसल का प्रयोग करते थे अपने भोजन में? तो ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल था वो था गेहूँ और जौ। यानी सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे भोजन के लिए? किसका उपयोग करते थे? गेहूँ और जौ का उपयोग करते थे। इसके बाद है कि सिंधु घाटी के लोग ही पहली बार कपास की खेती प्रारंभ की। तो पूछा जाता है कि कपास की खेती प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये भारत ही है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। यानी कपास की खेती प्रारंभ किसके द्वारा की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा की गई। इसके बाद है कि सिंधु वासी जो थे या सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ध्यान रखिएगा कि सिंधुवासी जो थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो कैसा करते थे? तो यानी शहद का, मिठास के लिए किसका? मीठे के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक ऐसा कौन सा पशु था जो लोकप्रिय था?
तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक प्रसिद्ध पशु कौन थे? कुबड़ वाला सांड, जो इसकी पूजा की जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पशु कौन था? वो है कुबड़ वाला सांड। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो मोहरें होती थी किसके बनी होती थी? तो सेलखड़ी की। ये ध्यान रखिएगा, भी यही है कि सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी होती थी? तो सेलखड़ी का बना होती थी। इसके बाद देखें कि सिंधु घाटी के लोग जो थे इनके पहनावा क्या था, परिधान क्या था? तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। तो ध्यान रखें, इनके पहनावा के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के लोग। इसके बाद देखते हैं कि इनका मनोरंजन क्या था, यानी सिंधु घाटी के लोग अपने मनोरंजन का साधन क्या बनाए थे? तो ध्यान रखिएगा कि पशु पंछियों को आपस में लड़ाना एक हो गया, पशु पंछियों को आपस में लड़ाना, पासा खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना। तो ध्यान रखिए, पासा पकड़ना, शिकार करना और मछली पकड़ना, साथ साथ में पशु पंछियों को आपस में लड़ाना, ये कहाँ पर इसका कहाँ है? तो ये मनोरंजन है सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके बाद देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो उस पर किसकी डिज़ाइन की जाती थी? तो काले रंग से डिज़ाइन की जाती थी। ध्यान रखना है कि लाल मिट्टी के जितने भी बर्तन बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उस पर जो डिज़ाइन की जाती थी तो किस रंग से की जाती थी? काले रंग से की जाती थी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो कैसे रंग से मतलब कलर किया जाता था या डिज़ाइन किया जाता था? तो वो है काले डिज़ाइन किया जाता था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि तलवार से अपरिचित थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन्हें तलवार के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी तलवार से क्या थे? ये अपरिचित थे या परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखना है इसके बाद कि सिंधु घाटी के जो लोग थे अपने यातायात सुविधा के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ध्यान रखना है कि 2 पहिए वाली बैलगाड़ी तथा 4 पहिए वाली भैंस गाड़ी का। तो दोस्तों आपको ये दिखता नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा कि 2 पहिए वाला पहिए का बैलगाड़ी। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अपने यातायात सुविधा के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो 2 पहिए वाली बैलगाड़ी तथा या 4 पहिए वाली भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। ध्यान रखिएगा कि 2 पहिए वाली बैलगाड़ी या 4 भैंस के जो पहिया बनाए जाते थे वो। तो ध्यान रखिएगा कि 4 पहिए वाली भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी यातायात सुविधा के लिए। इसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रथा प्रचलित थी या कैसा इसका समाज था। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ पे पर्दा प्रथा था, जो ढकने के जो स्त्रियों का मुंह ढकने का जो प्रथा था वो किस में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी था। तो ध्यान रखना है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, आप लोग जानते हैं कि वेश्यावृत्ति, तो वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा किस समाज में प्रचलित थी या सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी लोग की मृत्यु होती थी यानी शव है उसे कहाँ पर जलाया जाता था और कहाँ पे दफनाया जाता था? तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है वो हड़प्पा से। तो ध्यान रखिएगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव को कहाँ पे जलाया जाता था? तो वो है हड़प्पा, यानी जलाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। और शव को दफनाने या गाड़ने की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो के। ये 2 ऐसे स्थल हैं जो पहली बार खोजे गए थे और यहाँ से हड़प्पा से शव को जलाने का साक्ष्य मिलता है और मोहनजोदड़ो से शव को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं लोथल जो गुजरात में पड़ता है और कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, तो लोथल और कालीबंगा से युगल समाधि की साक्ष्य मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि लोथल और कालीबंगा 2 ऐसे स्थल हैं जहां से युगल यानी जोड़े समाधि के रूप में साक्ष्य मिलता है, तो लोथल और कालीबंगा। इसके बाद है कि सिंधु घाटी के जितने भी लोग थे वो आग में जो मिट्टी पकाते थे तो उसे क्या बोलते थे? तो टेरा कोटा बोलते थे। तो आग में जो पकी मिट्टी होती थी उसे क्या बोला जाता था? तो टेरा कोटा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके बाद है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो धरती को क्या मानते थे?
तो उर्वरता के देवी मानते थे, यानी धरती को ही क्या मानते थे, वो देवी मानते थे। कैसी देवी मानते थे, तो उर्वरता के देवी मानते थे और उसे ही क्या करते थे, पूजते थे या पूजा करते थे। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग उर्वरता के देवी किसे माने हैं, तो वो है धरती। इन धरती को ही उर्वरता का देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। कौन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसके बाद देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं स्वास्तिक चिन्ह, ये जो है ये हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। स्वास्तिक चिन्ह जो सूर्य की उपासना से संबंधित है। इसके बाद है कि ध्यान रखना है कि मंदिर का साक्ष्य, यानी कहने का मतलब है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य मिला है, तो मंदिर का कहीं भी प्रमाण नहीं मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य प्रमाण का कोई जानकारी नहीं मिलता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि इसका समाज कैसा था, तो मातृ देवी की, यानी कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक। और ये जो देख रहे हैं कि मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी, तो मातृ देवी की होती थी, सर्वाधिक जो प्रचलित था। और ये समाज जो कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। तो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था, जहाँ पर माताएं क्या होती हैं, प्रधान। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो था वस्त्र उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे हम लोग आज ज़माने में क्या है, यहाँ पर समाज है जो मातृ सत्तात्मक, हम लोग का जो समाज है अभी पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता ही प्रधान होते हैं। कोई भी लड़का है या लड़की है, उनसे नाम पूछा जाता है कि आप किसके बेटे हैं या किसके पुत्र पुत्रियाँ हैं, तो पहले पिता का नाम दिया जाता है। उसी तरह उस समय यानी सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा समाज कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। और ये जो प्रमुख उद्योग हैं वो था वस्त्र उद्योग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्देश्य उद्योग क्या था, तो वो था वस्त्र उद्योग। इसके बाद देख रहे हैं कि लिपि, हम लोग दोस्तों पढ़े थे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस काल के अंतर्गत है, तो आदि ऐतिहासिक काल का अंतर्गत आता है। और इसका अर्थ होता है कि जिसका लिखित साक्ष्य हो, लिखे हुए साक्ष्य हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सके, उसके बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, यानी इसकी लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो भाव चित्रात्मक है। और ये जो देख रहे हैं कि जो लिपि लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो लिपि लिखी जाती थी कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसके बाद देखना है कि लिखने की कला की खोज, यानी लिखने की कला को विकसित करने वाले पहले कौन है, वो है सुमेरियन सभ्यता। जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह है सुमेरियन सभ्यता। यानी लिखने की कला सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी या खोज की गई थी, तो वो है सुमेरियन सभ्यता। लेकिन खोज यहाँ पर विकसित, यहाँ पर देख लीजिए कि लिखने की कला या को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो सुमेरियन सभ्यता को दिया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि नगर और घर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर और नगर बने हुए थे वो कैसे, किस पद्धति पर बनाए गए थे, तो ग्रिड पद्धति पर बनाए गए थे। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर और मकान या नगर जितने भी थे वो किस पद्धति पर बनाए गए थे, तो ग्रिड पद्धति पर अपनाई गई थी। इसके बाद देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो दरवाज़ा होते थे, खिड़कियाँ होती थी, वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे उसका जो दरवाज़ा था, खिड़कियाँ था, वो सड़क की ओर न खुल के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं लोथल, ये लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ जिसका मुख्य जो दरवाज़ा था ये सड़क की ओर खुला था। तो ध्यान रखिएगा कि लोथल एक ऐसा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसका जो मुख्य दरवाज़ा है, तो घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है उसी तरह से इसका सड़क की ओर दरवाज़ा खुला था। तो पूछा जाता है कि दरवाज़ा और खिड़कियाँ क्या थी, तो सड़क की ओर नहीं होती थी बल्कि पीछे की ओर होती थी। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जिसका दरवाज़ा सड़क की ओर खुला था। तो चलिए इसके बाद देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के साधन क्या था, व्यापार किसके माध्यम से होता था। समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्रय और विक्रय होती थी वो होती थी वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को ले जाता था, उसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कौन कौन से तत्व है जिनका प्रयोग किया जाता था व्यापार करने के लिए। तो ध्यान रखना है कि जो देख रहे हैं तांबा, ये तांबा जो है ये खेतड़ी में
खेतड़ी जो तांबा जो है खेतड़ी से और बलूचिस्तान से किया जाता था। इन तांबे का व्यापार कहाँ से किया जाता था? खेतड़ी और बलूचिस्तान। ये खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है, और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। और ये देख रहे हैं शीशा, यानी शीशे का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे के व्यापार कहाँ से करते थे? वो है ईरान से करते थे। कहाँ से? ईरान से करते हैं। यानी ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये व्यापार किससे करते थे? तो पश्चिमी जो एशियाई देश है उनके साथ ये व्यापार करते थे। तो शीशा के साथ किसके साथ करते थे? तो ईरान के साथ करते थे शीशा का व्यापार। और सोना का जो व्यापार होते थे ये अफगान, ईरान और कर्नाटक के साथ, यानी भारत में भी होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना का व्यापार कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान से, कर्नाटक से और ईरान से सोने का व्यापार करते थे। इसके बाद है टीना, यानी टीन का व्यापार कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान और ईरान। इसके बाद है, ध्यान रखिएगा कि लाजवर्द जो है ये मेसोपोटामिया से किया करते थे व्यापार, और गोमेद जो है ये जो है गुजरात यानी सौराष्ट्र के क्षेत्र से प्रयोग किया जाता था इन व्यापार करने के लिए। तो ध्यान रखना इन बातों को। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान से, और शीशा का व्यापार कहाँ से होता था? तो ईरान से होता था। सोना का अफगानिस्तान से, ईरान से और कर्नाटक से। इसके बाद है टीन जो है ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार होता था। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने का जो प्रभाव है वो है, जो सबसे माना जाता है अधिक, वो है बाढ़। यानी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो वो है कि आपदा। कौन सी आपदा? तो बाढ़ आपदा के कारण इस सिंधु घाटी सभ्यता का विध्वंस हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुई थी? तो बाढ़ से हुई थी। ये सर्वाधिक मान्य है। और ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा कही गई थी? तो जॉन मार्शल के द्वारा कही गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ है? तो बाढ़ से हुआ है। किसके द्वारा ये वक्तव्य दिया गया था? तो जॉन मार्शल के द्वारा दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।